Hello everyone. Welcome to the second class of our Smart अध्ययन सीरीज। कल किस किस ने क्विज अटेंड करा था? आप लोगों ने क्विज अटेंड किया है? बस लेक्चर देख के निकल लिए? देखो, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि इस सीरीज़ में रोज़ रात को टेलीग्राम पे 9 PM 9 बजे क्विज़ होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो। इसी लेक्चर पे जो अभी पढ़ाऊँगा ना, इसी लेक्चर पे बेस्ड क्विज़ होगा। तो अगर इस लेक्चर को फुली यूटिलाइज़ करना चाहते हो, देखते हो कि जो आप पढ़ रहे हो आपको याद भी हो रहा है कि नहीं, तो फिर जाके क्विज़ ज़रूर अटेंड करना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 9 बजे शार्प आ जाना। और जिन लोगों ने कल क्विज़ अटेंड करा वो लोग बताओ कि आपने अटेंड करा। कमेंट में लिखो क्यू, सिर्फ क्यू लिख देना, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्यू लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आपने क्विज़ अटेंड करा था। और जो लोग आज अटेंड करोगे वो भी लिख दो क्यू। ठीक है, कि मैं आज अटेंड करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो क्यू ज़रूर लिखना अगर क्विज़ अटेंड कर रहे हो तो, ताकि मुझे पता लगे आप लोग सिर्फ लेक्चर ही नहीं देख रहे हो, क्विज़ भी दे रहे हो, तो इसका फ़ायदा उठा रहे हो। ठीक है, तो इस सीरीज़ का फ़ायदा तभी है जब लेक्चर प्लस क्विज़ दोनों डेली देखो नेक्स्ट 30 डेज़ तक। ठीक है, दिस इज़ योर चैलेंज। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा के निकल लूँगा। चैलेंज आपको लेना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे सर आपके कल की पीडीएफ, कल के नोट्स की पीडीएफ। तो कल का नोट्स आपने देखा होगा, जो मेरी हैंड राइटिंग है ना, वो खुदा की अनूठी नियामत है। वो सदियों में किसी किसी को एक बार नसीब होती है ऐसी हैंड राइटिंग। तो पूरी कंटेंट टीम लग गई है, उस हैंड राइटिंग का सौंदर्यीकरण हो रहा है। जैसे ही वो सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा होगा आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल आज हम बेटर तरीके से कंटेंट टाइप करवा के लाए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली पीडीएफ आपको शायद पहले मिल जाए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, नो वरीज। हड़प्पन साइट्स एंड एसोसिएटेड रिवर्स पहले पढ़ेंगे। जो हड़प्पा के साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, कौन सी साइट कौन सी नदी के किनारे है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फटाफट याद कर लो। देखो, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो इंदस के किनारे है, कालीबंगन घग्गर के किनारे है, रोपड़ सतलज के किनारे है, मांडा चेनाब के किनारे है, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन सुटका गैंडोर दश्त नदी के किनारे, और भगवानपुरा सरस्वती के किनारे। ठीक है, पढ़ लिया। अब याद कैसे करोगे? हड़प्पा रवि कैसे याद रखोगे? सिंपल याद रख लो, रवि के पापा, रवि के पापा, ऐसे याद रखना। ठीक है, रवि के पापा, रवि के पापा 4-5 बार लोगे याद हो जाएगा। मोहनजोदारो इंदस के पास है, कैसे याद रखोगे? इंडिया में लोग मोहन की पूजा करते हैं ना, इंडिया में, तो बस इंडिया में लोग मोहन की पूजा करते हैं, ऐसे करके याद रख लेना। कालीबंगन घग्गर, घर 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 में औरतें काली बैंगल्स पहन के बैठी रहती हैं। काली बैंगल्स मतलब काली चूड़ियाँ, तो घर घर में औरतें काली बैंगल्स पहन के बैठी रहती हैं, इस तरह से याद रखना। रोपर सतलज, रोपर सतलज ये कैसे याद रखोगे? कोई आपकी सुताई कर देगा ना, सतलज सुतलज है ना, सुताई कर देगा। अगर कोई आपकी कोई भयंकर सुताई करेगा तो आप रो पड़ोगे ना, हंसोगे थोड़ी, रो पड़ोगे कोई सुताई करेगा तो सुतलज रोपड़। ठीक है। मांडा चेनाब, मांडा चेनाब कैसे याद रखोगे? देखो, अगर कोई मंद बुद्धि का है ना, कोई मंद बुद्धि का है तो उसको कभी चैन नहीं आता, चैन नाब, चैन नहीं आएगा। ठीक है, चैन नहीं है अब, क्योंकि मैं मंद बुद्धि का हूँ, तो मंद बुद्धि वालों को चैन नहीं रहता अब, तो मंद बुद्धि है इसलिए चैन नहीं है। ठीक है। दैमाबाद प्रवरा ये कैसे याद रखोगे? दैमाबाद प्रवरा ये कैसे याद रखोगे? दाई माँ, दैमाबाद में क्या आ रहा है? दाई माँ, दाई माँ की परवरिश, दाई माँ ने परवरिश कर दी किसी की। ठीक है, तो दाई माँ की परवरिश ऐसे याद रखना, सिंपल है। राइट। आलमगीरपुर हिंडन ये कैसे याद रखोगे? सिंपल है, इसको ऐसे याद रखना, आलम हिंद, आलम हिंद। ठीक है, आलम हिंद याद रखना, बस ऐसे याद रहेगा। राइट। सुटका गैंडोर दस्ट ये कैसे याद रखोगे? सुटका गैंडोर दस्ट, ये थोड़ा टफ लग रहा है ना। देखो, आपने वो डायलॉग सुना है, आता माजी सटक ली, तो सुटकली मतलब आता माजी सटक ली। अगर आपका माजी कहीं सटक गया, दिमाग कहीं सटक गया, तो जितने भी दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोग हैं ना, उनको दस्त लग जाएगी फिर, अगर आपका माजी सटक गया तो। कैसे भी आवाज़ याद कर लो, दुष्ट से या दस्त से। अगर आपका दिमाग सटका तो जितने भी दुष्ट लोग हैं उनको दस्त लग जाएगी तुरंत। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग सटक चुका है तो उनकी पिटाई होगी, तो दुष्ट लोगों को दस्त लग जाएगी इस वजह से। तो अगर किसी का माइंड सटक गया, आत्मा माजी अगर सटक ली, तो दस्त लग ली, ऐसे करके याद रखना। भगवानपुरा सरस्वती, भगवान सरस्वती ये तो लिंक कर ही लोगे, ईजी है। तो इस तरह से हमने सारी रिवर्स और हड़प्पा की मेजर साइट्स याद कर ली। देखो, ये सब जो पढ़ा रहा हूँ रिपीटेड थीम्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अमीर खुसरो, इससे पता नहीं क्यों इतना लगाव है, हर साल एक ना एक ऑप्शन में ये रहते ही हैं भाई साहब हमारे, अमीर खुसरो। तो एक काम करते हैं, अमीर खुसरो की जितनी भी किताबें हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारी देख लो, ताकि अगर ऑप्शन में कोई और किताब रहे और आपके ऑप्शन में अमीर खुसरो लिखा रहे तो आप पहचान लेना
कि नहीं नहीं इस लिस्ट में तो नहीं था वो किताब का नाम, तो मतलब अमीर खुसरो नहीं होगा। ठीक है, अगर इस लिस्ट में से रहेगा तभी आंसर अमीर खुसरो होगा। तो एक बार अमीर खुसरो की ज़रा सारी किताबें देख लो। मिफ़ातुल फ़तेह, तारीख़ दिल्ली, ख़ज़ाइन उल फतूह, आशिका, नू सिपीसार, नोगुल गुनमा, सबकाए हिंद, तबला एन सितार, ये सारी किताबें अमीर खुसरो की हैं। ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखी हैं ये सारी किताबें। तो याद रखना इनको, अमीर खुसरो वाली सारी याद कर लो। तो ऑप्शन में अगर अमीर खुसरो रहेगा तो पहचान लेना कि अमीर खुसरो की किताब ये है कि नहीं। तो एटलीस्ट एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे ना, ये कहीं ना कहीं काम ही आएगा, इनकी किताबें याद कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको याद करने का तरीका ये है, अगर कोई अमीर है और बहुत खुश है, अमीर है तो ऑब्वियसली खुश तो होगा ही। तो अगर कोई अमीर है और खुश है, ठीक है, इफ़ मनी कैन बाई हैप्पीनेस, तो फिर वो क्या करेगा अमीर और खुश इंसान? उसको सारी चीज़ें मुफ्त की लगेंगी। मिफ्ता लिखा है ना, तो मतलब अमीर आदमी को सारी चीज़ें मुफ्त की लगेंगी, उसके लिए पैसे का तो कोई वो है नहीं, तो उसको जो भी खरीदेगा सब कुछ मुफ्त का ही लगेगा। ज़्यादातर तारीखें उसकी दिल्ली में बीतेंगी, दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में ही रहेगा वो, दिल्ली मुंबई में। ठीक है, गांव में थोड़ी रहेगा अमीर हो गया है तो तारीखें दिल्ली, उसकी तारीखें जो हैं दिल्ली में बीत रही हैं ज़्यादातर। ख़ज़ाइन उल मुफ्त, ठीक है, जो मन कर रहा है सब खाना खजाना चल रहा है उसका, खा जाएं, जो मिल रहा है सब खा जाएं, तो खा जाएं मतलब पैसे हैं तो जो मिल रहा है सब कुछ खा जाएं, तो खा जाएं, ऐसे याद रखना। और साथ साथ आशिकी भी चल रही है, आशिकी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आशिकी 1 और 2 के बाद आशिकी 3 चल रही है, तो आशिकी भी चल रही है साथ साथ, क्योंकि अमीर हैं और खुश हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई, अमीर हैं और खुश हैं, इस वजह सब कुछ मुफ्त का लग रहा है, ज़्यादातर तारीखें दिल्ली में बीत रही हैं, जो मिल रहा है सब खा जाएं, और आशिकी भी चल रही है। राइट, इतना तो याद हो गया। दूसरी चीज़, कहीं भी कुछ भी गाड़ी वाड़ी चला दे रहे, किसी सिपाही से डर नहीं लग रहा है। नो सिपाही, नो सिपाही, किसी भी सिपाही से डर नहीं लग रहा है इनको। ठीक है, चाहे कहीं भी गाड़ी घुमा दे रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस कर दे रहे हैं, अमीर लोग हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। तो नो सिपाही, किसी सिपाही से डर नहीं लग रहा है। नो घुलना मिलना, नो गुल गुनमा, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है ये लोग, अपने में मस्त रहते हैं अमीर लोग। ठीक है, तो नो घुलना मिलना ज़्यादा, तो इतनी तो आपको याद हो गई। अब ये जो दोनों हैं लास्ट वाली, ये तो ईजी हैं। सबके हिंदी और तबला एंड सितार, अमीर खुसरो तबला एंड सितार बजाते थे, सबकी हिंदी, तो ये सारी चीज़ें तो याद ही हो जाएंगी, ईजी है लास्ट वाला। ऊपर वाले देख लेना, बता दिया मैंने अमीर और खुश लोग क्या क्या करते हैं। तो इस तरह से अमीर खुसरो की सारी किताबों के नाम आपको याद हो जाएंगे। राइट, अब याद रखना ये जो तबला एंड सितार लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि तबला और सितार दोनों की इन्वेंशन किसने करी थी? इन्वेंशन करने वाला अमीर खुसरो था। ठीक है, तबला और सितार की इन्वेंशन करने वाला अमीर खुसरो था, ये कैच है। यहाँ पे कोई किताब नहीं है तबला एंड सितार, तबला एंड सितार की खोज करी थी अमीर खुसरो ने। राइट, अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली बोला जाता है, कवाली का फादर। राइट, ये सब फैक्ट्स याद रखा करो इनके बारे में, बस इतनी चीज़ें याद रखना। आगे बैटल ऑफ बक्सर की बात कर लो। बैटल ऑफ बक्सर बहुत फेवरेट है यूपी पीसीएस का। तो बैटल ऑफ बक्सर हमेशा याद रखना कि 1764 में हुई थी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। राइट, 1757 में आपकी प्लासी हुई थी, 1764 में बक्सर हुई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। ठीक है, तो ये दोनों ईयर्स याद रखना, 57 और 64। आगे देखो बैटल ऑफ बक्सर हुई किसके बीच में थी? ब्रिटिश की तरफ से तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, हेक्टर मुनरो आए थे। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो आए थे, नोट कर लो, हेक्टर मुनरो आए थे। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई करने। और दूसरी तरफ से कौन कौन आए थे? मीर कासिम, ठीक है, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। शुजाउद्दौला कौन थे? अवध के नवाब थे। मीर कासिम कौन था? ये बंगाल के नवाब थे, बट इनको हटा दिया गया था, मीर जाफ़र को बना दिया गया था। ठीक है, शाह आलम टू, ये तो मुग़ल एम्परर थे। तो तीनों की कंबाइंड फौज आई थी ब्रिटिश से लड़ने के लिए, लेकिन हेक्टर मुनरो ने सबकी हेकड़ी जो है, हेकड़ी 2 मिनट पे ख़त्म कर दी। यही ट्रिक है याद करने की, कि हेक्टर मुनरो ने तीनों की हेकड़ी एक साथ ख़त्म कर दी। ठीक है, आलम ये था कि सुझा दिया, दौड़ा दौड़ा के मारा। ठीक है, आलम ये था कि सुझा दिया, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो याद रखना ऐसे कि हेक्टर मुनरो ने सबकी हेकड़ी निकाल दी, कसम से आलम ये था कि सुझा सुझा के दौड़ा दौड़ा के मारा। ठीक है, कसम से आलम ये था कि सुझा सुझा के दौड़ा दौड़ा के मारा। तो आपको कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम टू तीनों याद हो जाएगा, और हेक्टर मुनरो की हेकड़ी भी याद हो जाएगी। राइट, इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर की फौजों का नाम याद रखना। बाकी ये जो बैटल ऑफ बक्सर था, हमेशा याद रखना, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स की विक्ट्री की वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश का डोमिनेंस फैल गया। शाह आलम टू ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करके दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा सब कुछ दे दिया ब्रिटिशर्स को। कहाँ कहाँ की दीवानी राइट्स दिए? बॉब के। ठीक है, बॉब के। आजकल के जो लड़के हैं ना, कि तो आजकल लड़कियों का अगर हेयर कट बॉब हो गया है
तो बॉब हेयर कट के दीवाने हैं लड़के, तो बॉब हेयर कट के दीवाने हो गए, ठीक है, बॉब हेयर कट के दीवाने हैं लड़के, ऐसे याद रखना। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब के दीवानगी छाई हुई है लड़कों को। तो बॉब, बॉब के दीवाने हैं लड़के, अपने बॉब के, अगर कोई लड़की बॉब कट करवा ले हेयर तो फिर लड़के जो हैं क्या करते हैं, अपने सारे राइट्स वगैरह दे देते हैं उनको दीवाने होके। बस इतना याद रखना। शाह आलम II ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा विद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। याद रखना 1764 में लड़ाई हुई, 1765 में दीवानी राइट्स दिए गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, राइट। तो याद रखना ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है और वो रीइंट्रोड्यूस करता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना। और ये तो बता ही दिया मैंने, दीवानी राइट्स मिले शाह आलम II से ब्रिटिशर्स को। याद रखना कि फिर जब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत गया तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी, जो सिलहट वाला एरिया है, सिलहट अभी कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है, उस वाले रीजन को बंगाल के नॉर्थ ईस्ट के जयंती और गैरो हिल्स से जोड़ दिया जाए और एक रोड बना दी जाए। एक रोड बनाने की कोशिश करी गई, जिसकी वजह से वहाँ की खासी ट्राइब्स जो थी नॉर्थ ईस्ट की, उसने बहुत विद्रोह किया। लीडर कौन थे इन लोगों के? तीरथ सिंह, इनका नाम आपने सुना होगा। तो तीरथ सिंह ने लीड किया खासी ट्राइब को। ये क्वेश्चन आता है, आ चुका है पहले। क्यों लीड, किस चीज़ में लीड करा? इन जयंतिया एंड गैरो हिल्स को जो सिलहट से लिंक करने का प्लान था, उस वजह से इन लोगों ने रेजिस्टेंस दिया ब्रिटिशर्स को। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, तो खासी ट्राइब ने अच्छी खासी प्रॉब्लम खड़ी कर दी तीरथ सिंह के नेतृत्व में। ये फैक्ट भी याद रखना। KM पनिक्कर ने बोला है 1765 से 1772 तक स्टेट ऑफ डिके इन बंगाल। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, इसी वजह से आया था क्योंकि बंगाल में करप्शन बहुत बढ़ गया था बैटल ऑफ बक्सर से लेके 1772 तक, क्योंकि दीवानी राइट्स दे दिए गए थे ब्रिटिशर्स को, लूट घसोट एकदम मची हुई थी। तो KM पनिक्कर ने बोला कि ये लोग एकदम डकैत हो गए बंगाल में, स्टेट ऑफ डिके की जगह स्टेट ऑफ डकैत होना चाहिए, ठीक है, एकदम डाकूपंथी चल रही बंगाल में, लूट मची हुई है। KM पनिक्कर ने बोला था। तो ये सारे फैक्ट्स बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड आपको याद रखने होंगे। थोड़ा सा वॉल्केनो के रिलेटेड फैक्ट जान लो। वॉल्केनो होता क्या है? अ रप्चर इन अ प्लानिटरी बॉडीज क्रस्ट दैट अलाउज लावा, ऐश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बीनीथ द सरफेस। रप्चर का मतलब क्या होता है? अचानक फट जाना, बर्स्ट हो जाना, ठीक है, बर्स्ट हो जाना कोई चीज़ एकदम से। रप्चर का मतलब कोई चीज़ अचानक से बर्स्ट हो गई, ठीक है, टूट गई, ब्रेक हो गई। तो किसी प्लानिटरी बॉडी की जो क्रस्ट होता है, जैसे अर्थ का जो क्रस्ट है, उसमें अगर रप्चर हो गया तो फिर अंदर से लावा, ऐश, गैसेज ये सब बाहर आएंगी, सरफेस पे आ जाएंगी, उसी को वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गैस वॉल्केनो में बाहर आती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना इसमें वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर में कंफ्यूज होते हो आप लोग, ठीक है। वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, राइट, CO2, SO2 सब होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हैं, ठीक है, वॉल्केनो के गैस एमिशंस में। और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे HCl भी है और HF भी है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड भी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी। अगर ये खुल के दे दिया ना ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो रॉन्ग मत कर देना, दोनों ही निकल रहा है। प्लस हीलियम गैस भी निकल रही है, हीलियम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं वॉल्केनो से, इसको याद रखना। अभी मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या होता है? ये बेसिक चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। मैग्मा जो है, अगर कोई रॉक है वो मेल्ट होकर हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो गया रॉक और अर्थ की सरफेस के अंदर ही स्टोर हुआ है, ठीक है, मतलब कोई रॉक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो रॉक मेल्ट हुआ पड़ा है अर्थ सरफेस के अंदर ही, तो उसको मैग्मा बोलेंगे। वही मैग्मा जब बाहर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा निकल के वॉल्केनो के टाइम पे, ठीक है, तो उसको लावा बोलेंगे, ठीक है। जब तक वो अंदर है तब तक मैग्मा है, बाहर आ गया तो लावा बन गया। यही लावा जब कूल हो जाता है तो बाद में इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल के जब ठंडे हो जाते हैं तो इग्नियस रॉक कहलाते हैं। तो मैग्मा और लावा के बीच बेसिक डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए। वॉल्केनो की कंपोजिशन पता होनी चाहिए। वॉल्केनो को जो कंपोजिशन होते हैं, जो लावा होता है, मेनली ये सिलिकेट मटेरियल्स के बने होते हैं। ये जो लावा निकल रहा है मेनली सिलिका के मटेरियल्स होते हैं इसमें, ठीक है, सिलिकेट मटेरियल्स। दूसरी चीज़, ये जो लावा निकल रहा है ये दो तरह के होते हैं, एक तो एसिडिक होते हैं और एक बेसिक होते हैं। जो एसिडिक होता है वो बहुत हाई सिलिका होता है, उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा है और बहुत डेंस होता है एसिडिक वाले का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई सिलिका है, डेंस है, इस वजह से ये बहुत थिक होगा ना, बहुत थिक होगा, बहुत थिक होगा और बहुत ज़्यादा आपका स्टिकी होगा, क्योंकि कोई चीज़ बहुत मोटी सी स्टिकी सी होगी ना, तो ये इस वजह से क्या होगा, इसका जो फ्लो है वो बहुत स्लोली होगा, बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा, बहुत स्लोली फ्लो करेगा ये वॉल्केनो, ठीक है, बहुत ही स्लोली फ्लो करेगा, ये याद हो गया। और अगर स्लो फ्लो करेगा तो इसका जो स्लोप बनाएगा बहुत ही स्टीप स्लोप बनाएगा।
बहुत ही स्टीप स्लोप बनेगा, ठीक है, मतलब क्योंकि धीरे धीरे फ्लो हो रहा है ना, तो बहुत ही स्टीप स्लोप बनेगा, ये चीज़ याद रखना। और ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, ये वाले वॉल्केनो जो होते हैं ना एसिडिक वाले, ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं क्योंकि इसमें बहुत डेंस है मटेरियल एसिडिक का, राइट। तो इसको सिंपल शब्द में कैसे याद रखोगे, एसिडिक का मतलब आराम से, आराम से, एसिडिक का मतलब आराम से, ऐसे याद रखना, ठीक है। बेसिक का मतलब भागो, बहुत जल्दी जल्दी भागो, क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका लेस होता है और डेंसिटी इसकी लो होती है, तो बहुत ही थिन होते हैं, तो चीज़ बहुत हल्की होगी, थिन होगी तो बहुत रनी होगी, जल्दी जल्दी भागते हैं, इसलिए इसका स्लोप जो है बहुत ही ज़्यादा, स्लोप जो है वो स्टीप नहीं रहता है, ठीक है, बहुत जेंटल स्लोप होता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है पूरा तुरंत, तो इस वजह से याद रखना इसके बारे में हो गया, ठीक है। ये वाला जो एसिडिक वॉल्केनो होते हैं जो आराम से निकलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली मेनली कॉन्टिनेंटल वॉल्केनोज में ये फीचर होता है, कॉन्टिनेंट वाले जो वॉल्केनोज होते हैं। बेसिक वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर ओशियनिक वॉल्केनोज में होते हैं, ओशियनिक वॉल्केनोज में, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो मैंने यहाँ बोले हैं नोट कर लेना अपने नोट्स में, ये सब जो नहीं भी लिखा है वो भी नोट कर लो, तो आपका वॉल्केनो वाला टॉपिक यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा, जो क्वेश्चन आने होते हैं इसी से आते हैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट नोट देम डाउन एंड लेट्स मूव अहेड। ओशियन करंट्स के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, ओशियन करंट के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है कहीं पे कम गर्मी है, तो उस वजह से डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से मूव होते हैं, ठीक है, ओशियन करंट्स। ट्रेड विंड्स की वजह से बनते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से बनते हैं, सैलिनिटी और टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से बनते हैं, ठीक है, कोस्ट लाइन एंड डिफरेंट ओशियन फ्लोर कन्फिग्रेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, और ओशियन का फ्लोर का कन्फिग्रेशन कैसा है, उस उन सब की वजह से ओशियन करंट्स बनते हैं, तो ये तो इसके कॉजेज हो गए, ये एज इट इज़ ऑप्शंस में आएंगे ये सेंटेंसेस, तो इन सेंटेंसेस को रट लो, ठीक है, बस नहीं भी समझ आ रहा तो बस रट लो कि इस वजह से ओशियन करंट्स बनते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशियन करंट की डायरेक्शंस को अफेक्ट करते हैं कि ओशियन करंट इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, ये कौन से फैक्टर्स तय करते हैं, 3 फैक्टर्स हैं। जो कोस्ट का शेप है वो तय करेगा, ठीक है, अगर शेप ऐसा है दोनों तरफ तो ओशियन करंट ऐसा है, तो ओशियन करंट इसमें फंस के रह जाएगा, राइट। अगर खुला हुआ है तो ओशियन करंट नीचे से निकल जाएगा। तो शेप ऑफ कोस्ट और ओशियन का फ्लोर, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ओशियन करंट की डायरेक्शन तय करने में। बाकी जो सीजनल विंड्स हैं जैसे मानसून जैसी विंड्स, वो भी तय करती हैं करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, और अर्थ की रोटेशन भी डिसाइड करती है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो करंट की डायरेक्शन को तय करते हैं, राइट। और ये सारे फैक्टर्स ओशियन करंट के कॉजेज़ हैं, तो सारी चीज़ें याद रखना। पॉलिटी में कुछ मोशन होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स और नो कॉन्फिडेंस मोशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो तीनों एक जैसे लगते हैं बट अलग अलग हैं। जो सेंसर मोशन होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उस पर अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने के लिए लाया जाता है कि आपने कोई पॉलिसी लेकर आए हो, हम उससे सहमत नहीं है तो हम सेंसर मोशन लेकर आएंगे। लेकिन सेंसर मोशन लाने से पहले ये तभी अडॉप्ट होगा अगर इसके पीछे अपना रीज़न आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम क्यों सेंसर मोशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो सेंसर मोशन लेकर आए हो पॉलिसी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट, इसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों सेंसर मोशन लेकर आ रहे हो। और ये सेंसर मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को भी टारगेट कर सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी टारगेट कर सकता है, या फिर पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन याद रखना, ये सेंसर मोशन अगर लोकसभा में पास हो भी गया तो भी इसकी वजह से किसी का रिजग्नेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट को दोबारा संसद में अपना कॉन्फिडेंस जो है, भरोसा जो है वो सीख करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कॉन्फिडेंस जो है दिखाना पड़ेगा अपना, क्योंकि एक बार सेंसर मोशन पास हो चुका है, किसी का रिजर्वेशन नहीं होगा, बट गवर्नमेंट मस्ट सीक कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ये तो सेंसर मोशन हो गया। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, ये जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है ना एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड ईच फिस्कल ईयर, हर साल फिस्कल ईयर शुरू होते ही और जनरल इलेक्शंस के बाद जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और एजेंडा डिस्कस करी जाती है। इस मोशन ऑफ थैंक्स पे भी वोटिंग होती है। अगर इस मोशन ऑफ थैंक्स की वोट में गवर्नमेंट हार गई तो इसका मतलब मेजॉरिटी जो है वो हार गई और गवर्नमेंट गिर जाती है। तो याद रखना, मोशन ऑफ थैंक्स जितना थैंक्स दिखने में लग रहा है उतना थैंकफुल है नहीं। अगर इसमें गलती से भी हार गए, इसमें अगर डिफीट हो गया ये मोशन, तो फिर गवर्नमेंट सरकारें गिर जाया करती हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये टेस्ट करने के लिए लाया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे लोकसभा में सरकार बनी हुई है वो क्या सही में मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हैं अभी भी लोकसभा में कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए लाया जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं लोगों का। नो नीड टू स्टेट रीज़न, जैसे सेंसर मोशन में रीज़न बताना होता है ना, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास हो गया तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ रिज़ाइन करें, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में रिज़ाइन करना पड़ेगा, सेंसर मोशन में रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मोशन ऑफ थैंक्स में भी अगर हार गए तो फिर गवर्नमेंट जो है गिर जाएगी।
ये तीनों मोशन याद है, इंपॉर्टेंट रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तीनों को घुमा फिरा के देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों का डिफरेंस देख लेना अच्छे से, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा ये देखते हैं कौन सी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है किस अपरेटस में। डायनामो जो है वो कैसे एनर्जी कन्वर्ट करता है। डायनामो मान लो आप, आसान भाषा में जनरेटर मान लो। जनरेटर को पहले आप घुमाते हो हैंडल, उसका मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी, राइट। तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब कोई मोटर है, आपके घर में पानी की मोटर लगी हुई है, वो क्या करती है, उसको स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अंदर जाके उसके अंदर रोटेशन करती है, ठीक है। रोटेशन शुरू होता मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने मैकेनिकल एनर्जी करना स्टार्ट किया। रोटेशन हो रहा है तो नीचे से पानी खींच खींच ला के ऊपर ला रही है मोटर, तो मोटर को पानी की मोटर से याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी, उसने मैकेनिकल एनर्जी शुरू कर दी, नीचे से पानी ला के ऊपर दे रहा है आपको टंकी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर याद रखना, इलेक्ट्रिक मोटर है तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। बहुत आसान चीज़ें हैं, एग्जाम में गलत मत किया करो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में आपने कुछ बोला तो आपकी साउंड एनर्जी गई, वो साउंड एनर्जी को माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, बस हो गया माइक्रोफोन, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट कैसे करता है ये पता है आपको, कैसे करता है लाउड स्पीकर। देखो लाउड स्पीकर एक्चुअली क्या होता है, लाउड स्पीकर के अंदर एक कॉइल होती है, ठीक है, एक कॉइल होती है, और उस कॉइल को जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हो, इलेक्ट्रिक सिग्नल जब मिलता है उस कॉइल को, तो वो कॉइल क्या होती है, आगे पीछे वाइब्रेट करने लगती है, ठीक है, वाइब्रेट करने लगती है वो कॉइल। कॉइल एक्चुअली एक कोन से अटैच होती है, पहली बात तो कोन से अटैच होती है, ठीक है। एक कोन होता है ना, कोन ऐसे होता है, तो वो कॉइल कोन से अटैच होती है, और जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, कॉइल आगे पीछे मूव करने लगती है, और जब कॉइल आगे पीछे मूव करेगी तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा कोन में, और वही वाइब्रेशन जो है आपको साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है लाउड स्पीकर में। सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ट्यूबलाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें थोड़ा डिफरेंट है ट्यूबलाइट से, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी तो दे ही रही है आपको, साथ ही साथ बल्ब से थोड़ी बहुत हीट भी निकलती है। ट्यूबलाइट से हीट नहीं निकलती, लेकिन बल्ब से हीट एनर्जी भी निकलती है, तो याद रखना डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सेल है, सेल में क्या करते हैं, बैटरी में केमिकल डालते हो, केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है उसको, तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये चीज़ इलेक्ट्रिक सेल में होती है। कैंडल क्या करती है, कैंडल आपकी केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, राइट, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, लाइट और हीट दोनों में कर रही है ना, लाइट भी दे रही है और गर्मी भी होगी उस आग से, तो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है कैंडल। इतना ही आज के लेक्चर में रखते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करना और रात में 9 बजे क्विज अटेम्प्ट करना। अगर क्विज अटेम्प्ट करोगे तो कमेंट में लिखो क्यू, कल किया था तो भी कमेंट में लिखो क्यू, ठीक है। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।